नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कक्षा 10 के विज्ञान विषय का द्वितीय अध्याय का सेकेंड टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे और भी। तो सबसे पहले है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, ये क्या होता है। इसके बाद में मानव श्वसन तंत्र, ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फिर श्वसन क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो श्वसन की क्रिया होती है इसके पीछे का विज्ञान क्या है वो हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, क्या है। तो इसमें सिंपल ये आता है कि रेस्पिरेशन जो है वातावरण और जीव के शरीर के बीच गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। अब गैसें कौन सी है? CO2 NO2। और इसके और क्या शामिल है कि इस प्रक्रिया में O2 का रक्त में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है। अब श्वसन प्रक्रिया में ये चीज़ होती है कि गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान ये होता है। अब ये कहाँ होता है? एक O2 का रक्त में मिलना और CO2 का बाहर निकलना। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें ये जो श्वसन है कैसे आवश्यकता हुई, क्यों आवश्यकता है, तो इस पर ही हम चलते हैं। कि सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले जो अध्ययन किया था पाचन तंत्र में, कि शरीर जो है वो विभिन्न पोषक तत्व है वो जटिल अवस्था से सरील अवस्था में बदल कर वापस शरीर में लेता है और फिर वो जमा करता है जटिल अवस्था में। तो उसमें वो जो पोषक तत्व जमा हुए हैं उनसे हमें ऊर्जा निकालनी है, यानी कि हमारी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। और ऊर्जा किसमें है? जो पोषक तत्व शरीर में जमा हो रखे हैं कोशिकाओं में। अब कोशिका के स्तर पर ये जैसे पोषक तत्व है, सबसे जो सरल पोषक तत्व है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है इससे ऊर्जा हमें शरीर को लेनी है, तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करेगा, या फिर कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब जब ये टूटेगा तो इनमें टूटेगा कि CO2 और जल और ऊर्जा के रूप में ये ATP जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो भी है। तो हम बात करते हैं यहाँ की CO2। यहाँ से जब ऑक्सीकरण हुआ तो क्या उपोत्पाद में क्या मिला? CO2 मिला और जल मिला। ये प्रक्रिया कब संपन्न हुई? जब हम ऑक्सीजन को अंदर भेज देंगे कोशिका तक, यहाँ तक ठीक है। लेकिन फिर हमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल गया? CO2। अब ये जो CO2 है ये शरीर के लिए अनावश्यक है और उपयोगी है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा? वापस एक सिस्टम ये होना चाहिए कि ये बाहर भी जाए और ऑक्सीजन लगातार आती रहे और CO2 को बाहर निकाला जा सके। तो पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा इसी क्रिया विज्ञान पे आधारित है कि O2 का वहाँ तक जाना जहाँ इसकी ज़रूरत है और CO2 का वहाँ से बाहर निकालना जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं इसके मानव श्वसन तंत्र की ओर कि उस तंत्र में इसके क्या क्या भाग हैं, कौन कौन से भाग जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं और कार्य करते हैं। मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग है कुल 3 भाग है। जैसे यहाँ पहले इसमें आ जाते हैं, इस संरचना में हम श्वसन तंत्र का सबसे पहला जो भाग है, यहाँ बाहरी भाग जो देखते हैं वो है नासा, या जिसको कहते हैं नोज। ये नोज यहाँ पर है, यहाँ ये खुलती है नासा गुहा में जिसको कहते हैं नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी यहाँ तक है। फिर ये नासा जो है ग्रसनी हो जाती है, यहाँ पर आते हुए ये नासा ग्रसनी है। यहाँ पर ये मुख है और ये मुख गुहा है और मुख गुहा खुलती है मुख ग्रसनी में। और इसके पीछे का जो हिस्सा है ये कुपीनुमा खाली हिस्सा है जिसको कहते हैं फेरिंग्स या फिर ग्रसनी। ये ग्रसनी है
और ग्रसनी के इधर ये जो दिखाई दे रहा है ये मांसलदार, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस इसको घाटी ढक्कन भी कहते हैं। तो ये क्या काम आता है अभी बात करते हैं इस पे। और इसके पीछे फिर होता है कंठ या फिर कहते हैं लैरिंग्स। और फिर लैरिंग्स के बाद में ये जो नीचे का पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं श्वास नली या फिर ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो है आगे दो भागों में विभाजित होता है, और ये जो दो भागों में वहाँ होता है उसको कहते हैं श्वसनी या ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई या फिर श्वसनी, इसके दो भागों में, श्वास नली के दो भागों में विभाजित होने के बाद में यही जब श्वसनी और भागों में बढ़ती है तो उनके आगे के भाग को कहते हैं श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स। ये जो छोटे छोटे आगे इससे आगे ब्रांच हुई इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जब आगे विभाजित होके छोटे छोटे ये इस तरह के थैली नुमा संरचना में जाके खुलते हैं तो इसको कहते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यहाँ जो सांस हम जो लेते हैं वो ब्लड में जो ऑक्सीजन जाएगा इस स्तर से जाएगा। तो वापस यहाँ देखते हैं हम, इसी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचला श्वसन तंत्र यानी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मांसपेशियां रेस्पिरेटरी मसल्स। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या क्या शामिल किया है ना, नासिका या नोज, मुख या माउथ, ग्रसनी या फेरिंग्स, कंठ या लैरिंग्स, यानी कि यहाँ तक, ये लैरिंग्स तक, ये है वो ऊपरी श्वसन तंत्र है। निचला श्वसन तंत्र इससे नीचे की ओर है, तो क्या है इसमें श्वसनी यानी श्वास नली यानी ट्रेकिया, श्वसनी यानी ब्रोंकाई, श्वसनिका यानी ब्रोंक्यूल्स और फेफड़े यानी लंग्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फिर उसके अंदर एल्वियोलाई और फिर ये फेफड़े, ये सारा निचले श्वसन तंत्र में शामिल किया। फिर श्वसन मांसपेशियाँ, ये कौन सी मांसपेशियाँ हैं? ये जो है दो तरह की मांसपेशियाँ श्वसन मांसपेशियों में, तो ये कौन सी, एक तो मध्यपट एंड डायफ्राम और दूसरी है पसलियों की मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। एक तो ये जो नीचे संरचना दिख रही है इसको कहते हैं मध्यपट या फिर डायफ्राम। इसकी भी श्वसन क्रिया विज्ञान में हम इसकी बात करेंगे कि ये किस तरह से कार्य करता है। दूसरा, इसके ऊपर पसलियाँ होती है, आप सब जानते हैं यहाँ पे। तो ये पसलियाँ जो होती है वो मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं। इन मांसपेशियों को कहते हैं, मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल या पसलियों की मांसपेशियाँ। तो इस तरह से ये तीन भागों में विभाजित है। अब हम अलग अलग इनके भाग वाइज एक बार हम देखेंगे कि इनकी इनमें क्या क्या शामिल है, और फिर उसके बाद में जाएंगे फिजियोलॉजी, इसकी क्रिया विज्ञान क्या है। तो एक बार आप इसको वीडियो को बड़ा ध्यान से समझें, ये समझ आधारित है, सारे जितने भी तंत्र हम पढ़ रहे हैं ये समझ आधारित है। इसकी क्रिया विज्ञान क्या है ये समझना हमें आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को हम ध्यानपूर्वक सुने ताकि ये समझ विकसित हो कि ये इसका किस तरह से ये कार्य प्रणाली और कैसे काम कर रही है। एक एक जो इसका भाग है वो भी हमारी समझ में आना चाहिए, उस भाग के क्या कार्य है, कहाँ स्थित है, सारा कुछ। तो इसलिए पहले इसको सुने, फिर वापस किताब में जब पढ़ेंगे तो ये स्थायी हो जाएगा। नासा या नोज, नासा या नोज जो है ये प्राथमिक अंग है और एक जोड़ी नासा द्वार है। यहाँ पे एक जोड़ी जो नासा द्वार है वो नासा गुहा में खुलता है, ये नासा गुहा है। इस नासा गुहा की क्या स्थिति है कि इसमें मईन बाल होते हैं, पक्षमाभ यानी सीलिया होते हैं और श्लेष्मा होता है। ये तीन जो संरचनाएं हैं, मईन बाल, पक्षमाभ और श्लेष्मा, ये क्या काम करते हैं? ये जो वायु में बड़े बड़े कण जो सांस के साथ आते हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ताकि सांस जो है वह शुद्ध और कणविहीन जो है वो हमारे अंदर तक जाए, तो ये जो बड़े बड़े कण हैं उनको रोकने का काम ये करते हैं। फिर ये मुख है, मुख का क्या कार्य है? ये द्वितीयक अंग है और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से भी सांस ली जा सकती है। फिर आता है ग्रसनी या फेरिंग्स,
ये जो हिस्सा देख रहे हैं हम, ये है फेरिंक्स या फिर ग्रसनी कहिए। यहाँ पर क्या होता है, नासा गुहा, ये जो खुलती है यहाँ पे नासा ग्रसनी के रूप में, मुख गुहा खुलता है मुख ग्रसनी के रूप में, और फिर ये जो यहाँ पर श्वास नली जो खुलती है, इनके बीच इनको जोड़ने का कार्य वो फेरिंक्स करती है। और इनके बीच में ये एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन। ये सांस को आने और जाने में, जैसे खाना खाते समय उस समय बात हुई थी हमारी पाचन तंत्र के समय कि ये एपिग्लोटिस जब खाने को निकलते हैं तो ये श्वास नली के ऊपर ढक्कन की तरह कार्य करता है, ताकि जो फूड हमने जो निकला है ग्रास नली में जाए। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। देखें इसमें पेशी कुपिनुमा आकृति जो नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी को श्वास नली या कंठ से जोड़ने का कार्य करती है। फिर ये कंठ या लैरिंग्स, ये जो आकृति यहाँ दिख रही है इसके जस्ट नीचे, इसको कहते हैं कंठ या लैरिंग्स। ये क्या करता है, यहाँ की जो ग्रसनी है इसको कंठ ग्रसनी कहते हैं, और नीचे का जो पोर्शन है उसको ट्रेकिया या फिर श्वास नली कहते हैं। इनके बीच का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं कंठ या लैरिंग्स। और इसमें 9 प्रकार की उपास्थियाँ होती है, कार्टिलेज होते हैं, और स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स इसमें होते हैं, जिसके उसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारी जो कंपन की ध्वनियाँ तीखी या फिर मोटी जो ध्वनि होती है, उसका कारण ये है कि ये वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं उनके कंपन से ये उत्पन्न होती है, उसमें अंतर का कारण होता है वोकल कॉर्ड्स। श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली जो है ये 5 इंच लंबाई में होती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है श्वास नली 5 इंच लंबाई में होती है। अब ये निर्मित किससे होती है वो याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हम जब याद करेंगे तो ये हो जाता है। कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये एक तरह का उत्तक है जिससे ये निर्मित होती है। तो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार के उपास्थि छल्लों से ये बना होता है। ये सी आकार के छल्ले होते हैं इस तरह से, पीछे से ये नहीं, आगे से ये इस तरह से ये ऐसे खुले होते हैं। इस तरह से इसको ये खुला रखने का कार्य करता है। सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज जो लचीले होते हैं, लेकिन इस श्वास नली को खुला रखने का कार्य करते हैं ये। फिर आ जाता श्वसनी और श्वसनिका, ये जब आगे और ब्रांचेज में आगे विभाजित होती हैं तो इनको कहते हैं श्वसनी, और श्वसनी जब और विभाजित होती है तो उसको कहते हैं श्वसनिका। और ये इस तरह से विभाजित होती है, जैसे ये ट्रेकिया हो गया, ये आगे और विभाजित होगी तो ये श्वसनी होगी, श्वसनी और विभाजित हुई आगे तो श्वसनिका में, और श्वसनिका जब और विभाजित होके छोटे छोटे अर्ध गोलाकार के जो थैली होती है उसमें खुलते हैं, जिसको कहते हैं कुपिकाएँ। ये कुपिकाएँ या फिर एल्वियोली, इसको कुपिका एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई जो है यहीं पर, इसको थोड़ा और बड़ा करके देखें हम तो ये इस तरह से होगा। ये इसके चारों ओर छोटी छोटी केशिकाएँ आती है इस तरह से, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, गैसों का विनिमय। यहाँ की गैस इधर और इधर की गैस इधर, यानी कि जो O2 का प्रेशर इधर ज़्यादा है तो ये जाएगी इस केशिका में, ब्लड में, और ब्लड से जो CO2 ज़्यादा है तो वो वापस इधर आएगा एल्वियोलाई में। इस तरह से इसका एक्सचेंज इस स्तर पे होता है। श्वसनी और श्वास नली के आगे ये जो छोटी छोटी जो आकृति दिखाई दे रही हैं आपको संरचनाएं, ये सारी की सारी कुपिकाएँ हैं या फिर कहिए कि एल्वियोलाई हैं ये। फिर देखते हैं फेफड़े या लंग्स, कोमल लचीले हल्के गुलाबी रंग की स्पंजी मांसपेशी है ये, स्पंजी है ये, इसमें एयर भरी है और गुलाबी रंग के हैं ये। अच्छा, इसमें और क्या क्या होते हैं, असंख्य श्वसनियाँ, कुपिकाएँ और रक्तवाहिनियाँ इसमें होती है। तो इस तरह से ये फेफड़े है, फेफड़ों की ये स्थिति
है। फिर आ जाता है कि तीसरा जो भाग है इसका कि श्वसन मांसपेशियाँ, रेस्पिरेटरी मसल्स, और ये क्या काम आती है, श्वास लेने व छोड़ने में सहायक की भूमिका निभाती है ये श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन मांसपेशियों में दो है, एक तो मध्यपट यानी डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियाँ यानी इंटरकोस्टल मसल्स। इस तरह से ये फेफड़े हैं, इस तरह से इसके चारों ओर पसलियाँ हैं, इस तरह से ये पसलियाँ हो गई ऐसे। ये डायफ्राम जब ये इस समय तो शिथिलन अवस्था में, जैसे ही ये सिकुड़ेगा, एक स्थिति को हम समझें इसको कि जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो ये क्या सीधा हो जाएगा इस तरह से, तो ये जो इसका है अंदर का एरिया बढ़ेगा और दूसरा ये जो पसलियाँ ये भी फैलेगी। तो ये दोनों जो है पसलियों की मांसपेशी और मध्यपट, ये जब सिकुड़ती है यानी कि सिकुड़ती तब फैलती है, अंदर का एरिया बढ़ता है, तो उस समय सांस अंदर जाती है और जैसे ही ये वापस शिथिलन में आती है तो अंदर का जो क्षेत्र है वो कम होने से अंदर की गैस जो है वो बाहर निकलती है। यानी कि एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम होगा तो सांस अंदर जाती है और एरिया जैसे ही कम वापस शिथिलन में एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से वापस जो सांस है वो बाहर निकलती है। ये एक प्रक्रिया है इसकी मांसपेशी की सांस में जो सहायक इस तरह से ये होती है। इनके सिकुड़न और शिथिलन से सांस के अंदर और बाहर होने की स्थिति होती है। अब आते हैं फिजियोलॉजी इसकी। ये क्रिया विज्ञान है, दो स्तर पे संपन्न होता है। तो किस तरह से होता है, अब तक हमने इसकी संरचना या फिर ये संरचनात्मक जो कार्य है वो पढ़े थे हमने कि ये संरचना है तो इसके क्या क्या कार्य हैं या वो किस तरह से ये काम करते हैं, लेकिन अब इसकी कार्य प्रक्रिया क्या है वो हम समझते हैं। श्वसन क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तर पे होती है इसमें। अब ये श्वसन क्रिया विज्ञान है, अब तक जितनी भी हमने संरचना पढ़ी वो इसके लिए पढ़ी थी, हमें समझ उत्पन्न करने के लिए। एक्चुअल जो स्थिति होती है वो अब हमें समझनी है कि ये जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से संपन्न होती है, क्या कारण है। एक आता है इसमें, इससे जाने से पहले, कि आंशिक दाब प्रवणता या पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है कि ये दाब प्रवणता है। दाब प्रवणता कैसे है कि जैसे एक ये कोई मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ प्रेशर है 100 mmHg, दूसरी तरफ है 40 mmHg। तो इनके बीच में 100 इधर से लग रहा है प्रेशर और 40 इधर से लग रहा है, तो इनके बीच की जो दाब प्रवणता है वो कितनी रह गई, 60। ये जो बीच का अंतर आ गया उसको कहते हैं दाब प्रवणता, और ये इसका यहाँ सबसे बड़ा रोल है दाब प्रवणता का। तो प्रेशर ग्रेडियंट को समझना ज़रूरी है। ये इस तरह से कि एक तरफ कितना दाब, दूसरी तरफ कितना दाब, और उसका दाब जो उसकी प्रवणता कितनी है उनके दोनों के अंतर के बराबर है। तो यही, अब आगे चलते हैं कि ये जो श्वसन क्रिया विज्ञान है, श्वसन दो स्तरों में बांटा गया है। दो स्तर कौन से हैं, एक तो बाह्य श्वसन, दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो फेफड़ों तक जो रेस्पिरेशन हो रहा था वो केवल बाह्य रेस्पिरेशन है, आंतरिक नहीं है। कुपिकाओं और केशिकाओं के मध्य CO2 और O2 का आदान प्रदान जो हुआ है उसको कहते हैं बाह्य श्वसन। ये इस स्तर पे, ये जो कुपिकाएं दिख रही है, और इसको हम बड़ा करके अगर देखें तो कुपिकाएं होती है एक एक कोशिका से घिरी हुई होती है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो एक एक, जैसे आप देख रहे हैं, एक सिंगल सेल एक कोशिका से ये बनी हुई होती है झिल्ली, और केशिकाएं जो भी होती है वो भी एक एक झिल्ली से ही बनी होती है। और इनके अंदर से ये जो है ब्लड चलता है, ये है रक्त। इसमें अब स्थिति क्या है ये समझने की कोशिश करना कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन अंदर आई है O2, इसका प्रेशर अंदर जो है वो है 100 mmHg के करीब, ये इसका प्रेशर है। इसके रक्त के अंदर जो O2 है इसका प्रेशर है 40 mmHg।
यही बात दाब प्रवणता वाली यहाँ अब लागू करनी है, हमें याद करना वापस कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा किधर है, ज़्यादा इसमें है, कुपिका में है, अंदर है, और इधर जो है वो कम है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसकी ओर विसरित होगी, बिना किसी ऊर्जा के डिफ्यूज होगी या विसरित होगी, क्योंकि प्रेशर परिणाम ये दाब प्रवणता है। इस दाब प्रवणता के कारण ऑक्सीजन है वो कुपिका से इस केशिका की ब्लड में विसरित हो जाएगी। दूसरा, इसी में जो CO2 है, CO2 की स्थिति देखें हम, तो यहाँ CO2 जो है वो है कुपिका के अंदर जो है वो है 40 mmHg का, जबकि ये जो रक्त है केशिका वाले उसमें जो CO2 है वो है 45 mmHg 45। तो जो 5 है आंशिक दाब प्रवणता जो 5 है वो इसकी CO2 की है, यहाँ पे इसका ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए CO2 जो है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके इस कुपिका में आ जाएगी। इस तरह से विसरण के माध्यम से दाब प्रवणता है उसको विसरण को बढ़ावा देता है, और इस दाब प्रवणता के कारण ये जो गैसें हैं विसरित होके अपने प्रेशर के अनुसार वो एक्सचेंज होती है, विनिमय होती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि यहाँ जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो कहाँ आ गई, इसमें, और यहाँ CO2 का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इसमें आ गई। इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई और ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलम में आ गई। यहाँ पर जैसे ही ब्लड में आई ये ऑक्सीजन, यहाँ इन्होंने क्या बना दिया, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ब्लड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ये ऑक्सीकृत ब्लड है वापस है वो आगे ऊतकों तक जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से कौन ले जा रहा है, हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। और यहाँ तक जो CO2 आई थी वो आई थी HbCO2 के रूप में, यहाँ ये टूटा और CO2 वापस वहाँ चली गई और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वह कहाँ जाएगा, कोशिका स्तर पे आगे ऊतकों में, जहाँ इसकी ऊर्जा की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करना है। तो ये जो बाह्य शोषण है यहाँ समाप्त हो गया। अब जाते हैं आंतरिक शोषण की ओर। समझ में नहीं आए तो वीडियो एक बार और देखना इसी को। फिर आंतरिक शोषण में क्या जाएँ, आंतरिक इंटरनल कहते हैं या तो इसको, या फिर इसको कहते हैं सेलुलर या इंटरनल, यानी कि ये कोशिका के स्तर पर होता है इसलिए सेलुलर कोशिकीय शोषण भी कहते हैं इसको। यहाँ क्या होता है, गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। यहाँ भी सेम ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट लागू होगा। यहाँ समझे हम, ये मान लिया पूरा का पूरा ऊतक है, ये ऊतक है, धमनी से जो रक्त आया है वो इसमें ऊतकों में छोटी छोटी केशिकाओं बन जाता है। ये केशिकाएं हैं, ये जो दिख रही है हमें, ये केशिकाएं हैं, ये ऊतक के भाग है बीच में। ऊतकों के मध्य जब ये जो ब्लड आया है इसमें जो अब स्थिति क्या है, देखो ऑक्सीजन है वो है, ब्लड में जो ऑक्सीजन आया वो 100 mmHg आ गया। तो फिर और इसके ऊतकों में जो ऑक्सीजन है वो 40 mmHg। ये हमें याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है, ये इसमें ज़्यादा नहीं जाना, 10th क्लास में इतना नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वह ये जो ब्लड आ रहा है इसमें ज़्यादा है बजाय कि ऊतकों में, तो ये इसका ऊतकों में चला जाएगा। और CO2 क्या होगा, वो उसमें ज़्यादा है ऊतकों में, तो वो वापस ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा। तो दाब प्रवणता के कारण इनका यहाँ पे भी डिफ्यूजन या फिर विसरण होता है और विसरित होकर वो ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जो HbO2 था वो टूट के Hb और O2 में हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्री हो गया। और ये ऑक्सीजन फ्री किस में काम आएगा, वो जो C6H12O6 के साथ इसको ऑक्सीकृत करने में काम आएगा। और यहाँ पर CO2 जो बना था वो वापस हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ
बॉन्ड बढ़ा देगा और यहाँ से ये बन के वापस ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, ये जो धमनी में जो ब्लड आया था ये था ऑक्सीजन से भरपूर, और यहाँ पर ये तो होगा ये CO2 से भरपूर होगा। इस तरह से ये विस्तृत होगा कोशिका स्तर पर। इसको कहते हैं आंतरिक या फिर सेलुलर या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो कोशिकीय स्तर पर होता है, ये याद रखना है। अंदर जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है हमारे पोषक तत्वों का, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और बाह्य श्वसन होता है केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ब्लड में भेजने के लिए, उसको कहते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन होता है हमारा फेफड़ों के स्तर पे, और आंतरिक जो श्वसन होता है वो होता है हमारे कोशिका स्तर पे, ऊतक के अंदर के कोशिका के स्तर पर। इस तरह से ये जो पूरा क्रिया विज्ञान है पूरा का पूरा डिपेंड है एक तो ये मांसपेशियों पे, दूसरा मांसपेशियों पर भी इसका जो आंशिक दाब प्रवणता है या पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है इस पर निर्भर है। तो इस तरह से हमारा ये जो श्वसन और श्वसन तंत्र है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी कोई अगर कुछ शेष रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें जहाँ तक हो सके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।